स्वागत है आप सभी का एक और यूपी टेट की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास यूपी टेट सीडीपी पर आधारित होगी। इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। क्लास का पैटर्न बहुत ही शानदार होने वाला। देखिए, जैसे हम आपको एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट का कराएंगे, उसके बाद इस प्रश्न से संबंधित दो फैक्ट बताएंगे वन लाइनर माध्यम में। उसके बाद फिर से हमारा दूसरा प्रश्न आएगा। उसके बाद इस प्रश्न से संबंधित दो और प्रश्न हम बताएंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो आज की क्लास इस प्रकार से डिजाइन की गई है, तो आज की क्लास जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ही वाइगोत्स्की से आ गया। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सर्वाधिक प्रभावी होता है कब होगा? अकेले अभ्यास से, दंड से, सामाजिक अंतःक्रिया से, रटने से। तो यहाँ पर उत्तर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, नोट करिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की रटने की बात नहीं करेंगे, ना ही दंड की बात करेंगे। और एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। जब वाइगोत्स्की ने बात सामाजिक सांस्कृतिक विकास की किया था, तो यहाँ पर समाज की बात होगा, तो अकेले की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात होता है। कहीं पर भी सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए तो नोट करिएगा कि यह शब्द जो है वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। वाइगोत्स्की महोदय ने स्कैफोल्डिंग शब्द दिया था, पाड़ या ढांचा शब्द दिया था, जिसका अर्थ होता है अस्थाई सहारा देना। ये नोट करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न से कुछ और फैक्ट देख लीजिए। भाषा सीखने का मुख्य साधन होता है और सहपाठी सहयोग पूर्ण होता है। अगर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, तब आपको बताना है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही सर्वाधिक तरीका होगा। ठीक है, और सहयोगी सहयोग महत्वपूर्ण है। बालक सहपाठी के द्वारा सहयोग करना सीखता है, ये आप जानते रहिए। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए। क्या कह रहा है? यह भी हमारा निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का अर्थ है। जेडपीडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ये जान जाइए। और इसका हिंदी अर्थ होता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इन दोनों शब्दों का आविष्कार कौन किया था? तो वो थे वाइगोत्स्की महोदय, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक, तो चलिए, जेडपीडी का अर्थ क्या है? जो बच्चा नहीं कर सकता, जो बच्चा स्वयं कर सकता, सहायता से किया जा सकने वाला कार्य या केवल परीक्षा। तो बात केवल परीक्षा की नहीं होगी यहाँ पर। चलिए, अब एबीसी में से उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल सही। जो बच्चा नहीं कर सकता, भाई साहब ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो बालक कर ना सके। ठीक है, वैसे तो बहुत कार्य होते हैं भाई साहब, बालक नहीं कर पाता क्योंकि छोटा बच्चा होता है। तो छोटा बच्चा तो बहुत कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा सीडीपी ऐसा नहीं कहता। सीडीपी कहता है कि प्रत्येक बच्चा हर एक कार्य कर सकता है। ठीक, तो ये ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करा कि जो बच्चा स्वयं कर सकता है। जेडपीडी का यह अर्थ नहीं होता। जेडपीडी का अर्थ होता है सहायता से किया जा सकने वाला कार्य, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अब भाई कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं पेपर 1 या पेपर 2 के लिए है क्लास। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम है। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, हमने आपको सीडीपी का सिलेबस अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस सेम है। तो हमारे चैनल पर आपको देखिए, आज मैं बता रहा हूँ सीडीपी की जो क्लास होगी यानी बाल विकास की जो क्लासेज होगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होंगी। हिंदी की क्लासेज जो होगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगी, ये जानते रहिएगा। दो क्लासेस कन्फर्म है, दोनों के लिए होगी। ठीक, बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से प्रश्न देखिए, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, इसके फोल्डिंग जुड़ी है। जान जाइए कि जो इसके फोल्डिंग से तात्पर्य होता है शिक्षक का, वह क्या होता है कि बालक को सिर्फ वह मार्गदर्शक बनेगा, मार्ग दिखाएगा। ठीक है, और बालक को अस्थाई सहारा देगा ताकि बालक कुछ समय बाद अपने आप कार्यों को कर सके। ठीक, ये रहा अगला प्रश्न।
प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्पीयरमैन का सिद्धांत संबंधित है बहुबुद्धि से, द्विघटक बुद्धि से, त्रिघटक बुद्धि से, भावनात्मक बुद्धि से। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बात स्पीयरमैन की जा रही है तो बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, द्विघटक सिद्धांत जो है यह संबंध होगा स्पीयरमैन से। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। और एक प्रश्न यहाँ पर और दिया गया है, बहुबुद्धि। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक कौन है, तो आप बताइएगा गार्डनर महोदय जो थे ये हमारे बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट कर लीजिए। और चलिए स्पीयरमैन से कुछ और फैक्ट देख लीजिए। देखिए, इन्होंने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, यहाँ पर जी और एस कारक बताए थे। ठीक है, सामान्य बुद्धि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने थे स्पीयरमैन ने, ये भी आप जानते रहिएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस बेल आइकन को ऑन करना है, बाकी सारा काम हम करेंगे और यूट्यूब करेगा, आप पढ़िए बस। ठीक, बात अगले प्रश्न की किया जाए तो अधिगम वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाएगा। भूलना बिल्कुल नहीं, प्रगति की दर हो सकता है, दंड नहीं, अब प्रेरणा भी हो सकता है। बताइए बी या डी, कौन सा लग रहा है उत्तर सही। चलिए, प्रश्न संख्या 4, अधिगम वक्र क्या दर्शाएगा। तो अधिगम वक्र जो है वह प्रेरणा है, मोटिवेशन नहीं दर्शाता, बल्कि प्रगति का दर जो होता है वह बताता है हमारा अधिगम वक्र। यहाँ पर नोट करिए बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अधिगम वक्र से कुछ और फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अभ्यास से सुधार होता है, ये जान जाइए। और पठार अवस्था आती है। पठार अवस्था का मतलब एक समय के बाद बालक सब कुछ सीख जाता है, वह स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से वन लाइनर फैक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न एकदम नया है, आप सब इसका उत्तर दीजिए तो हम जाने। अच्छे अच्छे टीचर भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। अगर आप लोग भी कहीं टीचिंग जॉब कर रहे हैं तो बताइए इसका उत्तर क्या है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया। स्कीनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या पियाजे। शब्द को बदला गया है, बाकी सिद्धांत वही है, बस आपको उलझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। एरर का मतलब गलती हो गया, आप पकड़िए यहाँ पर गलती हो रहा है ना, बिल्कुल प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो उत्तर कौन है इसके जनक, तो है हमारे थॉर्नडाइक महोदय। और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो वह प्रयोग था बिल्ली पर, इतना आप जानते रहिए। पियाजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था पियाजे का। स्किनर का सिद्धांत था सूझ का सिद्धांत, ये जानते रहिए। और कमेंट बॉक्स में आप पावलोव के सिद्धांत के बारे में बताइए, और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, यहाँ से देख लीजिए बिल्ली पिंजरा प्रयोग प्रसिद्ध है। आपको पता है ना, मैंने बताया कि बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था। तो उन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके यह प्रयोग किया था। और सफलता पर प्रतिक्रिया मजबूत होती है। जब भी आप सफल होंगे तो दूसरों की प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक वहां पर बदल जाएगी, आप अपने ऊपर भी। है कि बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, क्या तरीका हो सकता है। व्याख्यान होगा, समस्या समाधान विधि होगा, दंड होगा, या रटाना होगा। रटाना काट दीजिए और दंड काट दीजिए, क्योंकि यह कभी भी सही नहीं होते हैं। चलिए, बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो क्या व्याख्या के द्वारा बालक की जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता, तो काट दीजिए उत्तर। यहाँ पर समस्या समाधान विधि है, ये हमारा बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक, बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका पूछा गया था ना, सक्रिय अधिगम होता है। अगर बालक खुद से प्रेरित होता है तो बालक सक्रिय अधिगम करता है, खुद से सीखता है। वहां पर चिंतन शक्ति भी बालक की बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर प्रश्न के नीचे 2 वन लाइनर फैक्ट आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप कहेंगे तो इन फैक्टों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जुड़िए, पढ़िए, अभी आपके पास समय है। आपको पता है कि पेपर 2 जुलाई को है, लेकिन पढ़िए अभी आप। ठीक,
हल्के में मत लीजिएगा यूपी टेट का पेपर, क्योंकि 1-2 नंबर से कई लाख लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी कभी यूपी टेट, सी टेट की परीक्षा को दिया था और पास भी किया था पहली बार में 100 प्लस स्कोर से। ठीक? तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम किससे संबंधित है? पावलोव से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या फ्रायड से? चलिए उत्तर बता दीजिए, कौन सा उत्तर होगा? सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत का आविष्कार किया था, बताइए। सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत को दिया था? बात अंतर्दृष्टि अधिगम की यहाँ पर की जा रही है, तो यह सिद्धांत कोहलबर्ग से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए, ठीक ठीक ठीक। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। 1 मिनट, यहाँ पर क्या आप लोग बोल रहे हैं? चलिए, बात अगले प्रश्न की जाए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग है। क्या भाग है? ईड है, ईगो है, सुपर ईगो है या अहम है? फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था वहां पर इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि वह कौन सा शब्द है जिसमें व्यक्तित्व का नैतिक भाग है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 की बात करा, बिल्कुल सही। यहाँ पर सुपर ईगो, सुपर ईगो बिल्कुल सही। यहाँ पर सुपर ईगो, आपको पता होगा कि ईड, ईगो, सुपर ईगो ये 2 शब्द थे, आप जानते रहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर बात इसकी फैक्ट की जाए तो सही गलत का ज्ञान देता है सुपर ईगो, और सामाजिक नियंत्रण से विकसित होता है, ये भी जानते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए, समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? केवल अंक देना? बिल्कुल नहीं। केवल फेल करना? बिल्कुल नहीं, ये तो पेडागोजिकल सेक्शन हो जाएगा ना। शैक्षणिक व शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन? बिल्कुल, ये हमारा उत्तर होगा। रैंक देने की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए समग्र मूल्यांकन से भी फैक्ट देख लीजिए। यहाँ पर सीसीई का आकार या आधार कह सकते हैं या सतत प्रक्रिया होता है, यह आप जानते होंगे। इस प्रकार से आपके लिए इतनी मेहनत करके यह पीडीएफ बनाई जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा लाइक करिए और इस क्लास को शेयर भी करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी तक यूपी टेट का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, और उनको बोलिए भाई अगर आप पास होना चाह रहे हैं तो फॉर्म आने की टेंशन मत लीजिए, तैयारी की टेंशन करिए आप लोग। ठीक है, पढ़िए आप। चलिए, बात अगले प्रश्न की। रचनात्मक कक्षा का लक्षण है। क्या लक्षण है? मौन वातावरण है, शिक्षक प्रधानता है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है या दंड है? बताइए कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल, रचनात्मक कक्षा का लक्षण मौन वातावरण नहीं होगा। शिक्षक प्रधान कोई भी कार्य टीचिंग एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि बालक प्रधान है भाई साहब, टीचर प्रधान नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दंड की बात न करके प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता वाला ऑप्शन हम एकदम सही कर देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहां से देख लीजिए। बालक सक्रिय होता है। देखिए, रचनात्मक कक्षा में बालक सक्रिय होता है और खोज आधारित अधिगम होता है। ये हमारा बेहतरीन है, कोड वर्ड है, आपके लिए समझ सकते हैं। सक्रिय जो है रचनात्मकता की बात कर रहा है, सक्रिय बालक का। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि समाजीकरण का प्रथम साधन है। क्या साधन है? विद्यालय है, मित्र समूह है, परिवार है या मीडिया है? बताइए कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर हमारा सही। चलिए, समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है? अगर बात प्रथम साधन की जा रही तो प्रथम साधन बिल्कुल सही, यहाँ पर परिवार ही होता है। बालक का प्रथम विद्यालय जो है परिवार को माना जाता है, और प्रथम शिक्षिका बालक की जो है शिक्षिका वह होती है माँ, ये जानते रहिएगा। यहाँ से प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार आप प्रीवियस ईयर श्रृंखला को जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको करा दिया है। यहाँ प्रश्न से संबंधित देखिए, समाजीकरण से प्रारंभिक मूल्य यही मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है बालक की, ये भी समाज में ही पड़ती है पहली बार। ठीक, तो ये होता है आपके लिए और इम्पोर्टेंट। चलिए, बात अगले प्रश्न की। निराशा से उत्पन्न व्यवहार कहलाता है। क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा, आक्रामकता कहलाएगा, सहयोग कहलाएगा या अनुकरण कहलाएगा?
चले फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए, निराशा से उत्पन्न व्यवहार क्या कहलाएगा। प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल सही, यहाँ पर आक्रामकता कहलाएगा। ये जानते रहिए, इसका उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह निराशा से उत्पन्न होता है आक्रामकता, जानते रहिए। तो यहां से निराशा से बात किया जाए तो लक्ष्य न मिलने पर उत्पन्न होता है निराशा, आप जानते होंगे। और भावनात्मक असंतुलन भी होता है निराशा के कारण, ठीक है, क्योंकि बालक अपने भावनात्मक संतुलन नहीं बना पाता, ये जानते रहिए। ठीक, ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर यह क्लास अच्छी लग रही हो तभी इस प्रकार की क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं तो कुछ अलग से कोशिश की जाएगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है। हमने तो सोचा था कि आपको एक प्रश्न के साथ 2 प्रश्न और प्रोवाइड किए जाए, ताकि आपका पकड़ उस प्रश्न पर अधिक हो सके। ठीक, चलिए बात प्रश्न की। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत क्षमता है, क्या है, तार्किक है, भाषाई है, सांगीतिक है या अंतर्वैयक्तिक है। तो भाई साहब यहाँ पर संगीत की बात किया जा रहा है, तो सोचने की भी बात नहीं है यहाँ पर, तुरंत काटिए अंतर्वैयक्तिक, भाषाई, तार्किक। उत्तर तो संगीत वाला ही होगा ना, सी वाला ऑप्शन टिक करिए, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत को हमने बताया था कि गार्डनर ने दिया था, और हर बच्चा अलग प्रतिभाशाली होता है। यह मत समझिएगा कि संगीत वाला बच्चा हमेशा हर बालक सेम होता है, बिल्कुल नहीं होता। एक बच्चा संगीत में रहेगा तो दूसरा बच्चा खेल में रहेगा, तीसरा बच्चा भाषा में रहेगा। तो इस प्रकार से कई बच्चे होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोत्तम उपयोग है, क्या उपयोग है। एक बार पढ़ना, दूसरा कह रहा है बार बार अभ्यास, सी ऑप्शन कह रहा है कि दंड, और डी ऑप्शन उपेक्षा। बताइए, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। चलिए, बिल्कुल यूपी टेट की क्लासेज को 9 बजे कर दिया था सुबह में, सभी लोग बताएंगे। चलिए, हमने आपसे पहले भी कहा था कि टाइमिंग बता दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि यूपी टेट की क्लास को सुबह 9 बजे में किया जाए तो कमेंट करिए एक बार। ठीक, इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बार बार अभ्यास वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दंड यहाँ पर दिया गया है। देखिए, उपेक्षा, बालक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, दंड की बात नहीं होगा, और यहाँ पर बार बार वाला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, सीखने की स्थायित्व बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय पूछा गया था ना, पुनरावृत्ति आवश्यक है यहाँ पर, और स्मृति मजबूत होती है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नैतिक विकास का पारंपरिक स्तर किस आयु में प्रमुख होता है। शैशव में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। चलिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहल वर्ग ने दिया था, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, चलें आगे, बिल्कुल सही। चलिए, यहां पर उत्तर जो होगा क्या होगा, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या बता रहे हैं आप लोग। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या बता रहे हैं। 16 का उत्तर सी किशोरावस्था, बिल्कुल सही। यहाँ पर किशोरावस्था वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नैतिक विकास से संबंधित कुछ फैक्टों को देख लीजिए। सामाजिक नियमों का पालन, स्वीकृति की इच्छा, ये होता है हमारा, आप जानते रहिए। आइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका हम वर्णन कर चुके थे सीटेट के पेपर में, हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, यहां से प्रश्न बनेगा पेपर में, तो कैसे बनेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर सिंपल फैक्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट पर आधारित होता है। ठीक, तो बताइए, अंतिम निर्णय होगा, चयन होगा, सुधार हेतु प्रतिक्रिया होगी, प्रमाण पत्र होगा, क्या होगा। क्या प्रमाण पत्र देना होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता क्या है, देख लीजिए यहाँ पर सुधार हेतु प्रतिक्रिया, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आइए फॉर्मेटिव असेसमेंट का कुछ और देख लीजिए। सीखते समय मूल्यांकन करते रहना है आपको, और कमजोरियों की पहचान भी आपको करना है। ऐसा मत करिए कि बालक को सीखते हुए आप मूल्यांकन ही न करें, वर्ष में एक बार करें, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन सबसे बेस्ट, बालक जब सीख रहा हो तभी करना चाहिए, सीखते समय मूल्यांकन सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए आगे आइए, भावनात्मक बुद्धि का अर्थ है,
क्या अर्थ है? गणितीय क्षमता है, स्मृति है, भावनाओं को समझना व नियंत्रित करना है, या भाषा ज्ञान है? बताइए। भावनात्मक बुद्धि का अर्थ, प्रश्न संख्या 18। बिल्कुल, यहाँ पर स्मृति नहीं होगा, गणितीय क्षमता की बात नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर भावनाओं को समझना व नियंत्रित करना, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ से कुछ फैक्ट दे लीजिए। गोल्डमैन से संबंधित है और सामाजिक सफलता में सहायक होता है। ठीक, किसका संबंध गोल्डमैन से? भावनात्मक बुद्धि का संबंध। ठीक, एकदम सही। भावनात्मक बुद्धि का संबंध जो है गोल्डमैन से है। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सभी को सामान्य कार्य, अलगाव, अनुकूलन व सहायता, तुलना। तुलना नहीं करेंगे, अलगाव नहीं करेंगे। चलिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी को समान कार्य भी नहीं देना, क्योंकि बालक वहां पर कई प्रकार के होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ तीव्र बुद्धि होंगे, तो ये जानते रहिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन गलत होगा, सी वाला अनुकूलन व सहायता सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, विशेष आवश्यकता का ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है, क्योंकि यह समावेशी शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बात अगले प्रश्न की जाए, अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या है? अब आप बताएंगे। ये अस्पष्ट, जो अस्पष्ट रहेगा, क्या वो अच्छे प्रश्न माने जाएंगे? बिल्कुल नहीं माने जाएगा। ठीक है, काट दीजिए। रटने वाले, रटने की बात आप सीटेट की परीक्षा, ना तो यूपी टेट की परीक्षा, ना ही सुपर टेट की परीक्षा, किसी में जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, और बहुत लंबे बिल्कुल नहीं। बालक छोटा तो लंबे प्रश्न क्यों होने चाहिए? जो कि हमारा उत्तर होगा चिंतन उत्पन्न करने वाले होने चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा। इससे फैक्ट, उच्च स्तरीय सोच विकसित होती है, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर अच्छे प्रश्नों की जो विशेषता के कारण होगा। ठीक है, तो ये जानते रहिए। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल से पढ़ना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बस। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।